हेलो, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोगों को बेसिकली पढ़ना होगा फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे सेकेंड लॉ। फेराडे का दो लॉ है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी इसी वीडियो में यही दोनों लॉ के बारे में हम लोगों को जानना है। और साथ ही साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप लोग मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का बारे में पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, मैं आपको थोड़ा एक बार रिवाइज करा देता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग करना। अगर आप लोग कोई भी बॉन्ड को इलेक्ट्रिक करंट का हेल्प से ब्रेक कराते हैं, उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। जैसे मान लो हम लोग के पास में एक कंटेनर है, ठीक है, एक दूसरा कंटेनर है। जस्ट हम लोग को समझना है, ठीक है? हम लोग के पास में एक कंटेनर है, जैसे जस्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग एक कंटेनर ले लिए और इसमें दो इलेक्ट्रोड है। इसमें दो क्या है? इलेक्ट्रोड है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें क्या है? इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका बारे में हम लोग बात कर लिए थे, और इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का जिस टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा, तो इसका नाम होगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? एनोड होगा। क्या होगा? एनोड होगा। ये क्या होगा? एनोड होगा, ठीक है। और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसका ये क्या हो गया? कैथोड। कैथोड हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और इसका अंदर में सोल्यूशन में हम लोग क्या फिल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा होना चाहिए? वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? एक्वस सोल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। और कैथोड क्या होता है हम लोग का? निगेटिव टर्मिनल। तो मान लो यहाँ में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज हम लोग मान लेते हैं NaCl। NaCl मतलब Na+ और Cl- होगा। तो यहाँ में हम लोग का ध्यान दीजिए, एनोड में होता भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही होता है। एनोड में क्या ही होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ में कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये निगेटिव टर्मिनल होता है। रिडक्शन जो कैथोड होता है वो कैसा टर्मिनल होता है? निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। इतना आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ में जो बताइए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो Na कौन सा कहाँ में जाके डिपोजिट होगा? कैथोड में डिपोजिट होगा कि एनोड में डिपोजिट होगा? ये हम लोग को जानना है। तो केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव कहाँ में जाता है? निगेटिव प्लेट में जाके डिपोजिट होगा। तो जो केटाइन होगा वो कहाँ में जाएगा? जो केटाइन होगा वो कहाँ में जाके डिपोजिट होगा? कैथोड में। कहाँ में ये डिपोजिट होगा? बोलिए, डिपोजिट कहाँ में होगा? कैथोड में। तो इसका रिएक्शन क्या हो गया? कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। तो Na+ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम जाके डिपोजिट हो गया। उसी प्रकार जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन मतलब जो एनाइन होगा, वो कहाँ में जाएगा? एनोड में जाएगा। एनोड में जाके क्या होगा? डिपोजिटेड होगा या लिबरेटेड होगा। तो एनोड क्या है? गैस है। तो जाके एनोड में क्या हो जाएगा? गैस बन के निकल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? तो अब यहाँ में देखिए, जो एनाइन होगा, एनाइन एनोड में होगा। और एनोड में क्या ही होता है बताइए? एनोड में होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ में क्या होगा? क्लोरीन Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। रिएक्शन बैलेंस कराने के लिए आप यहाँ में 2 लगा दीजिए। तो ये हम लोग का था इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। देखिए यहाँ में क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट डालना है और इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है। तो देखना है कि जो यहाँ में इलेक्ट्रोलाइट है वो कैथोड और एनोड में कितना अमाउंट जाके डिपोजिटेड होता है। इसी के बारे में इसी इसी को फेराडे लॉ ने बताया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें हम लोग को पढ़ना है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़नी है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग को पढ़ना है।
फेराडे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे ने यहाँ में लॉ दिया था, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में ये पढ़ रहा था कि जो हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैथोड में जाएगा कि एनोड में जाएगा, क्या रिएक्शन होगा, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता था। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट, जो भी केटायन और एनायन जिस इलेक्ट्रोड पे जाते हैं तो कितना ग्राम वहां पे जाके डिपोजिटेड होगा या लिबरेटेड होगा, ये हम लोगों को पढ़ना है, ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो हम लोग सबसे पहले फेराडे फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, फेराडे का फर्स्ट लॉ। ये आप यहाँ में लिख सकते हैं फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, समझ में आ गया। तो यहाँ में आप यही लिख सकते हैं फेराडे ने दिया था फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आप यहाँ में पढ़ेंगे फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड। मैं लिख देता हूं। तो देखिए फेराडे लॉ क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to charge supplied। तो ये फेराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, ठीक है, आप ये ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड, ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है। फेराडे लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा, जैसे देखो जो गैस होगा वो लिबरेटेड होगा, गैस मतलब जो एनायन होंगे वो कहाँ में जाएंगे, एनायन मतलब निगेटिव, वो कहाँ में भागेगा, पॉजिटिव प्लेट मतलब वो एनोड की तरफ में जाएगा, तो लिबरेटेड होगा। और जो केटायन होगा वो कैथोड में जाके क्या होगा, डिपोजिटेड होगा। तो यही बोला फेराडे का फर्स्ट लॉ। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, मान लीजिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q, ठीक है। तो यहाँ में प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उसका नाम होता है ZQ, ठीक है, बात क्लियर है। वेयर Z जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, वेयर जो Z होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो क्या होता है, Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ गया, Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए W इक्वल टू ZQ, और आप लोग को मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू करेंट इंटू टाइम होता है ना, Q इक्वल टू I इंटू T। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या हो गया, W इक्वल टू ZIT, कौन आई थी, ZIT ना, ऐसा आपको याद रखना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZIT। और यहाँ में देखिए Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग मेटल के लिए Z की वैल्यू अलग अलग होती है। ये नहीं कि NaCl डाला तभी भी Z की वैल्यू सेम है, KCl डालेंगे तो अलग होगी। तो Z की वैल्यू डिपेंड करती है। I मतलब करेंट, यहाँ में क्या है, I इक्वल टू क्या है, करेंट है। T क्या है, टाइम होगा, T क्या होगा, समय होगा, हिंदी में बोला जाए तो क्या होगा, समय होगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये फॉर्मूला होता है W इक्वल टू ZIT। अब फिर बात होती है कि W को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए W को कैलकुलेट करने के लिए एक तो फॉर्मूला है और दूसरा एक यूनिटरी मेथड है। काफी ज्यादा बिना फॉर्मूला को लगाए हुए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ में देखिए Z क्या होता है, जो हम लोग का Z होगा, Z का फॉर्मूला होता है, Z इक्वल टू होता है, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, वो होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई, देखिए ये होता है Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 96500। ये Z की वैल्यू होती है। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट
डिवाइडेड बाई 96500। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकाला जाए। तो देखिए यहाँ में जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट मतलब मोलिकुलर वेट। ये देखिए क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, ठीक है ना, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो आपको तो मोलिकुलर वेट मालूम है, और एन फैक्टर का ये एन एफ का मतलब होता है एन फैक्टर, एन फैक्टर एन फैक्टर। ये मतलब एन फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी मेटल होगा ना उसका चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ आयन, ये भी बोल सकते हैं चार्ज ऑफ आयन, या आप ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, वो होता है एन फैक्टर एन। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दो इन्वॉल्व हुआ है, जैसे सपोज आप लोग यहाँ में ध्यान दीजिए, मान लो ये रिएक्शन है, कॉपर प्लस 2, दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाया, इसका मतलब यहाँ में एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 2, या इसका जो चार्ज दिखाई दे रहा है वही एन फैक्टर होता है। और एन फैक्टर एसिड बेस सॉल्ट के लिए अलग अलग होती है। समझ में आ गया? तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग इसका आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन ले। तो क्या आप लोग समझ गए? फॉर्मूला मैं याद करा देता हूँ। W इक्वल टू क्या होता है, जेड आई टी, जेड आई टी। तो जेड क्या होता है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, बात क्लियर है? ये होता है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इनटू ये नीचे में क्या है 96500। तो ये जेड की वैल्यू हो गई। तो फॉर्मूला डालेंगे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड का जगह में आप लोग क्या डाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इनटू 96500 इनटू आई इनटू टी। तो ये हम लोग का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और बिना फॉर्मूला लगाए हुए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देखते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग ये जो जेड है, जो हम लोग का क्या है जेड है, यहाँ तक हम लोग देख रहे थे जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जेड को कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखिए जेड को डिफाइन करने के लिए, यहाँ से जेड को डिफाइन करने के लिए W इक्वल टू क्या था, जेड इंटू क्यू, क्यू इक्वल टू आई टी था। तो देखो अगर Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, Q का वैल्यू क्या हो जाए 1 कूलम हो जाए, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड का इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, W इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड। यहाँ से देखिए, यहाँ में देखिए W इक्वल टू क्या था, जेड क्यू। अगर Q का वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड। इसका मतलब होता है कि एक कूलम चार्ज फ्लो कराने पे, एक कूलम चार्ज अगर सर्किट में फ्लो कराया जाए तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा या लिबरेटेड होगा वही किसका इक्वल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मान लो सर्किट में कितना करंट, सर्किट में कितना कूलम चार्ज फ्लो कराया गया, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? क्या आप लोग जेड इक्वल टू एक कूलम बोलिए, या एक करंट, एक करंट फ्लो कराया गया 1 एम्पियर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक, ठीक है, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कराने पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड होता है वही किसका इक्वल होता है, W का इक्वल होता है। W जो होता है वो जेड का इक्वल हो जाता है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसका इक्वल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? आइए अगर बात क्लियर है तो एक सुंदर सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखा है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? बात क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले कैथोड में यहाँ में क्या होगा, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले हम लोग पूरा फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ में आपको क्या सोल्यूशन, इसमें आपको क्या क्या गिवन है वो देखिए। आपको टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 मिनट दिया है, ठीक है, और करंट दिया है आई करंट कितना दिया है 1.5 एम्पियर दिया है, और बोला है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर का मास कितना जाके कैथोड पे डिपॉजिटेड होगा। तो आप लोग रिएक्शन लिखेंगे, मान लो ये कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। इसका मतलब रिएक्शन ऐसा होगा कि कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। इसका ये मतलब होता है कि वो सर्किट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिटेड होगा। बात क्लियर है? इसका मतलब होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे, फॉर्मूला से, ठीक है, फॉर्मूला से। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग देखिए, यहाँ में फॉर्मूला मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू जेड आई टी, होता है ना, जेड आई टी। तो जेड क्या होता है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है बताइए।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय, देखिए ये होगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 इंटू आई टी होगा ना। तो W इक्वल टू, W मतलब अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट को आप लोग लिखेंगे मोलिकुलर वेट, या मोलिकुलर वेट, या एटम है तो एटॉमिक मास, समझ में आ रहा है ना। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा। तो आप यहाँ में क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास ले सकते हैं। कॉपर है तो एटॉम है, एटॉमिक मास लीजिए, ठीक है, एटॉमिक मास, यहाँ में उसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, और डिवाइडेड बाई क्या होता है एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। तो देखिए यहाँ में क्या हो जाएगा, और एन फैक्टर का मतलब होता है कि इसका चार्ज कितना है +2, तो वही एन फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ में एन फैक्टर कितना हो गया 2। तो देखिए यहाँ में क्या हो जाएगा, हम लोग का डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो गया, एटॉमिक मास कितना दिया है 63.5 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना है 2, ये 96500। करेंट कितना दिया है बताइए, करेंट 10, करेंट सॉरी करेंट कितना है हम लोग का, टाइम है 10, और करेंट कितना है 1.5 एम्पियर। ठीक है, बात क्लियर है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कितना टाइम में हो जाएगा, 5 टाइम्स में हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 0.296 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 0.296 ग्राम आ जाएगा। तो इतना ग्राम कॉपर क्या हो जाएगा, डिपोजिटेड होगा। बात क्लियर है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला से हो गया, क्या आप लोग समझ में आ रहा है, 0.296 ग्राम आ गया। लेकिन अब हम लोग यूनिटरी मेथड से लगाएंगे, बिना फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान देंगे आप लोग, आप इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, तो कॉपी कर लिए होंगे। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब बिना बिना फॉर्मूला यूज किए कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो ध्यान दीजिए आप। तो देखिए यहाँ में देखिए क्या होगा, ठीक है, यहाँ में इसका मतलब होता है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ में होता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम लोग सर्किट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएं तो 1 मोल कॉपर क्या होगा, डिपोजिटेड होगा। अगर सर्किट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 1 मोल कॉपर डिपोजिटेड होगा। क्या आप बात क्लियर है, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जाए सर्किट में तो 1 मोल कॉपर डिपोजिटेड होगा। अच्छा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, आपको मालूम है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, फैराडे कांस्टेंट 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन टू रिक्वायर 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो 1 मोल कॉपर डिपोजिटेड होगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 296,500 कूलम। अगर इतना कूलम चार्ज फ्लो कराएंगे तो 1 मोल कॉपर डिपोजिटेड। अच्छा, 1 मोल कॉपर का मतलब होता है कि कॉपर का मोलिकुलर मास, कॉपर का एटॉमिक मास, 1 मोल का मतलब उसका एटॉमिक मास के इक्वल, तो कितना हो जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल होगा, ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब कि इतना कूलम चार्ज फ्लो कराने पे इतना ग्राम कॉपर क्या होगा, डिपोजिटेड होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने से क्या होगा, अगर मान लो 2 × 965 कूलम चार्ज फ्लो कराने से इतना ग्राम कॉपर डिपोजिट हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने से कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96500। तो इतना ग्राम कॉपर डिपोजिटेड होगा। 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है, क्या वही जेड होता है, क्या वही जेड होती है, वही जेड होती है किसके लिए, कॉपर के लिए हो जाएगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे इतना इतना ग्राम कॉपर डिपोजिटेड हो रहा है। समझ में आ गया। तो आप लोग बताइए फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू जेड आई थी। तो जेड का वैल्यू ये हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, जेड के लिए हो गया। अच्छा बताइए Q इक्वल टू क्या होगा, करेंट, करेंट इनटू टाइम। तो करेंट कितना है हम लोग का
करंट हम लोग का पास में कितना है, करंट 1.5 एम्पियर, और टाइम कितना लगा है हम लोग का, करंट कितना है, टाइम है 10 मिनट, मिनट को सेकंड में कर लीजिए तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 900 कूलम चार्ज होएगा। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे इतना ग्राम कॉपर डिपोजिटेड हो रहा है, इतना ग्राम कॉपर क्या हो रहा है, डिपोजिटेड हो रहा है। ठीक है, इसका पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग टाइम को सेकंड में चेंज नहीं किए थे, कर लेंगे आप लोग। तो अब ध्यान दीजिए, तो 1 कूलम चार्ज में इतना कॉपर डिपोजिटेड हो रहा है, तो 900 कूलम will डिपोजिट कॉपर, कितना कॉपर डिपोजिट होगा बताइए। तो 1 कूलम पे इतना ग्राम कॉपर, तो 900 में क्या हो जाएगा, 63.5 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.296। पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग क्या कर लेंगे, जो टाइम था मैंने मिनट में रहने दिया था, आप उसको सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये यूनिटरी मेथड है, बिना फॉर्मूला लगाए हुए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यही जेड का वैल्यू है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है वही जेड की वैल्यू होती है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, W इक्वल टू क्या लगा देंगे, W इक्वल टू जेड आई टी। तो जेड का वैल्यू क्या है, ये जेड का वैल्यू हो गया, करेंट डालो टाइम डालो आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। हाउ मच कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड if a current of 3 ampere is passed through aqueous solution for 15 मिनट। अगर मान लो 3 एम्पियर का करंट 15 मिनट तक सर्किट में फ्लो कराया जाए तो कितना कॉपर जो होगा कैथोड पे जाके डिपोजिटेड हो। बहुत क्लियर है, अरे बहुत इजी, फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। कॉपर मतलब देखो, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा, ठीक है, कैटायन है तो कैथोड की तरफ में भागेगा, ये रिएक्शन होगा। इसका मतलब अगर हम लोग 2 मोल इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो कराया जाए तो 1 मोल कॉपर क्या होगा, डिपोजिटेड होगा, डिपोजिटेड होगा। बात क्लियर है, अगर सर्किट में हम लोग 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे तो 1 मोल कॉपर डिपोजिटेड होगा। ठीक है, बात क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना कॉपर जाके डिपोजिटेड होगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, बोलो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 इंटू 96500 कूलम। अगर सर्किट में इतना कूलम चार्ज फ्लो करेंगे तो 1 मोल कॉपर डिपोजिटेड होगा। अच्छा, 1 मोल कॉपर का मतलब होता है कॉपर का मॉलिक्यूलर मास, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम। तो ये हो जाएगा 63.5 ग्राम, मतलब इतना करंट फ्लो करेंगे तो इतना ग्राम कॉपर डिपोजिटेड होगा। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे कितना होगा, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500, इतना ग्राम कॉपर डिपोजिटेड होगा। समझ में आ रहा है ना, इतना ग्राम कॉपर क्या होगा, डिपोजिटेड होगा 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे। समझ में आ गया। तो आपको देखना है कि अगर हम लोग का करंट कितना फ्लो कराना है, करंट जो कितना है 3 एम्पियर है, टाइम कितना लगा है 15 मिनट। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है वही क्या होता है, जेड होता है। ये जेड किसके लिए हो गया, कॉपर के लिए। तब फॉर्मूला लगा दो, अगर फॉर्मूला लगाने का मन है तो W इक्वल टू क्या होगा, जेड आई टी। तो क्या हो जाएगा, W क्या फॉर्मूला क्या है, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9655 इंटू करेंट कितना है 3 एम्पियर और टाइम कितना है 15, और 15 को कितना में कन्वर्ट कर देना है, सेकेंड में। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.889 इतना ग्राम कॉपर डिपोजिटेड होगा। समझ में आ गया। अच्छा देखिए, अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं निकाल लगाए, नहीं ये किए होते फॉर्मूला, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आपका जो मन करे ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए हुए। ठीक है, तो अब यहाँ 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे इतना कॉपर डिपोजिटेड हो रहा है, तो आप निकालो करंट Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है ये। तो करंट कितना है बताइए, 3 एम्पियर, टाइम कितना लगा 15 इंटू 60। ठीक है, बात क्लियर है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 1700 कूलम। टोटल करंट कितना चार्ज हम लोग का सप्लाई कर रहे हैं 1700, 2700।
तो 1 कूलम चार्ज पे इतना कॉपर डिपॉजिटेड हो रहा है, तो इतना कूलम चार्ज फ्लो करने पे कितना कितना कॉपर डिपॉजिटेड होगा, तो इतना इतना अगर हम लोग 2700 कूलम अगर चार्ज फ्लो कराएं तो कितना डिपॉजिटेड होगा देखो, तो 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, ये तो 1 कूलम पे है, तो 926,700 से मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी कितना ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका आंसर भी कितना ही आ जाएगा, 0.889 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.889 ग्राम कॉपर को डिपॉजिटेड कराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, आप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स required to deposit 6.75 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज इतना। ये अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि अमाउंट ऑफ कितना कॉपर जाके डिपॉजिटेड होगा, ठीक है। अभी आपको लिखना है कि 6.7 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिटेड होने के लिए कितना कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर है? ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए यहाँ में क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एल्युमिनियम इतना, ठीक है। आपको यहाँ में बताना है कि 6.7 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना कूलम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि अगर सर्किट में 3 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया जाए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो किया जाए, तो 1 मोल एल्यूमिनियम क्या होगा, डिपॉजिटेड होगा, ठीक है। बात क्लियर है? तो 3 मोल का मतलब होता है 3 इंटू 96500 कूलम। 1 मोल एल्युमिनियम का मतलब होता है 27 ग्राम, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम, ठीक है। तो अब बताइए 27 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए, 27 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए 3 इंटू 96550 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 27 होगा, इतना कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो 6.7 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए क्या होगा, बोलो। 6.7 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए कितना कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 6.75। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7272375 कूलम चार्ज, इतना कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। आप कॉपी कर लीजिए इसको। तो ये आप लोग का सामने क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। 1 मोल कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी जब Al+3 से Al में जाएगा, तो ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख के ही बता देंगे। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन 1, Al+3 जब Al में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब ये Al में जाएगा, ठीक है। तो कितना मोल चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा, तब ये Al+3 से Al में जाएगा। 3 चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, चार्ज यहाँ में कितना होगा, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फेराडे। और मालूम है कि 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम होता है। तो आप अगर लिखते हैं 3 इंटू 96500 कूलम, तो उसका जगह में आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, या 3 इंटू 96500 कूलम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ में MnO4 माइनस, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, और कहाँ में जा रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या होगा, Mn+2 में आएगा। तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बताइए, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 5 फेराड। तो ये क्वेश्चन है, आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ में ध्यान दीजिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो यहाँ में ध्यान दीजिए 3 है, तो यहाँ में एल्युमिनियम का चार्ज +3 है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ में सोल्यूशन होगा कि Al2O3 मतलब एल्युमिनियम का चार्ज +3 है, कि 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, Al बनाएगा। इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग सर्किट में फ्लो करें, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन टू रिक्वायर्ड
1 मोल एल्यूमिनियम, ठीक है, 3 मोल अगर सर्किट में हम लोग का क्या होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर होगा, तो 1 मोल एल्यूमिनियम क्या होगा, डिपोजिटेड होगा। समझ में आ गया। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 फेराडे। अगर 3 फेराडे रिक्वायर होगा तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, तो कितना होगा 27 ग्राम। तो अगर हम लोग सर्किट में 20, अच्छा देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी बताना है किस में, इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करना है किस में, फेराडे में, ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर 3 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी तो 27 ग्राम क्या होगा, एल्यूमिनियम डिपोजिटेड होगा, ठीक है। तो 1 ग्राम यहाँ में क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। 1 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिटेड के लिए, 1 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिटेड के लिए 3/27, 3/27 27 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी। तो 40 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए कितना फेराडे की रिक्वायरमेंट है, 3/27 इंटू 40 फेराडे। समझ में आ गया, 3×9 = 27, तो 40/9 हो गया, तो इसका वैल्यू लगभग कितना हो गया, 4.44 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आप कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फेराडे ने क्या बोला है कि अगर हम लोग सीरीज में कनेक्शन करते हैं, मान लो एक हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसमें ये इलेक्ट्रोड है और इसमें एक इलेक्ट्रोड है और इसमें भी एक इलेक्ट्रोड है। अगर इसको हम लोग सीरीज में कनेक्शन करते हैं, मान लो इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया और इसको हम लोग किसे, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, तो ये हम लोग का एनोड होगा, तो ये कैथोड होगा। तो ये एनोड है तो कैथोड होगा, ये कैथोड है तो ये एनोड होगा। तो यहाँ में क्या बोल रहा है कि अगर फेराडे का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखिए फेराडे का सेकेंड लॉ यही बोलता है कि अगर हम लोग इसको सीरीज कनेक्शन करते हैं, अगर हम लोग इसमें सीरीज में कनेक्शन करेंगे, तो जिसमें यहाँ में जो प्रोडक्ट डिपोजिटेड होगा, यहाँ में और यहाँ में जो प्रोडक्ट डिपोजिटेड होगा, वो उसका इक्विवेलेंट वेट का रेशियो का इक्वल होगा। अगर मान लो अमाउंट ऑफ, यहाँ में प्रोडक्ट W1 डिपोजिटेड हो रहा है, यहाँ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W2 डिपोजिटेड हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पे, तो सेकेंड लॉ यही बोलता है कि जो W1/W2 होगा वो डायरेक्टली इक्वल टू E1/E2 होगा। मतलब कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट फर्स्ट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट E1, और W1/W2 होगा वो E1/E2 का इक्वल होगा, ऐसा ये सेकेंड लॉ बोलता है। आइए इसको हम लोग और अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये फेराडे का सेकेंड लॉ है, ठीक है, ये फेराडे का हम लोग का सेकेंड लॉ है। तो अब थोड़ा इसका हम लोग डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। डिफिनीशन होता है when the amount of, when the same when the same quantity of electricity, when same quantity of electricity is passed through is passed through when the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolyte connected in a series, the ratio of the weight of substance at electrode, is directly proportional to directly proportional to their equivalent weight। ये फेराडे का सेकेंड लॉ है। अगर हम लोग का दो या दो से ज्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट, अगर इसको हम लोग सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, तो यहाँ में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है और यहाँ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है, वो डायरेक्ट उसका रेशियो, उसका इक्विवेलेंट वेट का रेशियो का इक्वल होता है, यही बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ में देखिए सीरीज बोला गया है, तो सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि क्या होगा, सेम क्या होगा, करंट सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ये दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। और मान लो सेम टाइम के लिए फ्लो किया गया है, ठीक है ना,
तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होगा और हम लोग सेम टाइम तक फ्लो किए हैं। तो यहाँ में क्या होगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ में जो हो रहा है, तो यहाँ में क्या होगा, अगर हम मान लो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है, तो मान लो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W1 पे W1 अपॉन W2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 अपॉन E2 होगा। यही फेराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फेराडे का क्या है, सॉरी फर्स्ट लॉ नहीं है, सेकेंड लॉ है। मान लो यहाँ में दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ये जिंक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ये जिंक इलेक्ट्रोलाइट है और ये सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ में जो सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट है और ये किसका है, कॉपर का है, कॉपर सल्फेट का है। तो यहाँ में जो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड होगा और यहाँ में जो अमाउंट ऑफ Ag डिपोजिटेड होगा, वो दोनों का जो रेशियो लेंगे वो दोनों उसका इक्विवेलेंट वेट का इक्वल आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो यही फेराडे का सेकेंड लॉ है, मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा, Ag। तो यही फेराडे का सेकेंड लॉ है, समझ में आ गया। आप लोग जानते हैं कि मान लो जो अमाउंट W1 होगा, जैसे हम लोग फिगर से ही समझते हैं, ठीक है, फिगर से ही समझते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ में देखिए, मान लो ये कॉपर का है, तो यहाँ में जो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड होगा, तो क्या आप लोग पढ़े हैं, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड होगा, W अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड होगा, मान लो कॉपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग जेड लिखे हैं, तो जेड इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो जाएगा। फिर यहाँ में क्या हो जाएगा, Ag होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी जेड इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag होगा। तो ये मान लो 1 है, ये 2 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड अपॉन अमाउंट ऑफ Ag डिपोजिटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा, Ag। और जेड क्या है, दोनों में कट जाएगा, तो यही फॉर्मूला आ जाता है। इसी को बोला जाता है फेराडे का सेकेंड लॉ, आप कॉपी कर लीजिए। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, टू इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन ए सीरीज, बस आपको ये समझ में आ जाएगा, कनेक्टेड इन सीरीज, टू इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ठीक है, यहाँ में ध्यान दीजिए, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर ऑफ फर्स्ट सेल, वेट ऑफ कॉपर ऑफ फर्स्ट सेल इज 6.35 ग्राम, ऐसा दिया है, ठीक है। वेट ऑफ कॉपर क्या दिया है, 6.35 ग्राम। देन फाइंड वेट ऑफ सोडियम इन सेकेंड सेल। जस्ट आपका फीलिंग समझिए, आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर दो सेल को अगर हम लोग कनेक्टेड सीरीज में कनेक्टेड किए हैं, फर्स्ट सेल का जो मास है वो 6.3 ग्राम है, तो सेकेंड सेल का मास क्या होगा। तो आप लोग को मालूम है कि यहाँ में बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या है हम लोग का, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट कॉपर है। तो आप लोग लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड अपॉन वेट ऑफ सोडियम डिपोजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या होगा, सोडियम। यही तो करेंगे। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है, 6.35 ग्राम, और क्या निकालना है, वेट ऑफ सोडियम। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बताइए। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट, इसका क्या होगा, मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर अपॉन एन फैक्टर ऑफ कॉपर, यही होगा, डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट किसका, सोडियम का, डिवाइडेड बाई इसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर ऑफ सोडियम, यही तो होगा। तो अब देखिए यहाँ में क्या होगा, कॉपर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 63.5 होता है, कितना होता है, 63.5। और कॉपर का वैलेंसी कितना होता है, +2, मालूम ही है, कॉपर चार्ज +2 है। सोडियम का कितना होता है, 23, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.552 इंटू 1/23। तो अब यहाँ से हम लोग का वेट ऑफ क्या ही निकल जाएगा, सोडियम निकल जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको पूरा ही सॉल्व भी करा देता हूँ। मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ में सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ से देखिए, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, तो देखिए 6.35 इंटू 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 63 63.5 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही हम लोग का अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। तब तक के लिए बाय।